हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए सेशन में 2025-26 और आपका स्वागत है क्लास 12th में। और आज की जो हमारी वीडियो है वो पॉलिटिकल साइंस की जो पहली बुक है आपका कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसका पहला चैप्टर आज हम पढ़ेंगे जिसका नाम है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। और साथ में ही आप मेरी इस सीरीज़ से जुड़ सकते हैं जो कि मैं आपको पूरे एग्ज़ाम तक आपका साथ दूंगा, ठीक है। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए फिर इस चैप्टर को देखते हैं और समझते हैं कि क्या है इस चैप्टर में। सबसे पहले हम जानेंगे इस चैप्टर की मीनिंग। देखिए, चैप्टर का जो नाम है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, इसका मतलब क्या है। देखिए, बाइपोलैरिटी का मतलब होता है जब विश्व जो था आपका, वो जब दो हिस्सों में बटा हुआ था, ठीक है। दो हिस्से कौन कौन से थे भाई? एक तरफ आपका यूएसए था और एक तरफ का यूएसएसआर था। लेकिन आखिर किन कारणों की वजह से जो बाइपोलर वर्ल्ड है वो यूनिपोलर बन गया, वो हमें इस चैप्टर में देखना है। एक और बात, जो आपका पूरा का पूरा विश्व है वो दो हिस्सों में क्यों बटा भाई, यानी कि हाउ इट ऑल स्टार्टेड। तो भाई वर्ल्ड वॉर सेकेंड आपने सुना ही होगा, 1945 में की घटना है ये। और उस समय क्या था, जो दो ग्रुप बने हुए थे, एक तरीके से मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, यानी कि एक्सिस पावर और अलाइड पावर, इनके बीच में वॉर चल रही थी। और इसी बीच में क्या हुआ था कि अमेरिका ने क्या किया था, जापान के ऊपर बम गिरा दिए थे हिरोशिमा और नागासाकी पे। और उसके बाद से क्या था कि अमेरिका का जो प्रभाव था वो पूरे विश्व में फैलने लग गया था। और उस प्रभाव की वजह से रशिया को इस बात को बुरा लगा बेसिकली कि भाई मेरा प्रभाव क्यों नहीं है। और वहीं से समझिए कि यूएसए और रशिया के बीच में तकरार देखने को मिल गई। और ये जो तकरार थी वो बोलचाल वाली थी बेसिकली, मतलब आपस में लोग युद्ध नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी एक कोल्ड वॉर जैसी स्थिति बन गई थी। और वहीं से स्टार्ट हुआ था भाई कि जो पूरा का पूरा विश्व है वो बाइपोलर बन गया, यानी कि आधे के जो आधे देश थे वो यूएसए को सपोर्ट करते थे और जो आधे देश थे वो यूएसएसआर को सपोर्ट करते थे। और इस तरीके से जो आपका वर्ल्ड था वो क्या बन गया था भाई, बाइपोलर बन गया था। कब? 1945 के बाद। लेकिन 1945 के बाद क्या हुआ कि 1991 आते आते तक क्या हुआ कि जो आपका यूएसएसआर है वो खत्म हो गया, है ना। यानी कि जो बाइपोलर दुनिया है जो दो हिस्सों में बटी हुई है, उसमें से एक हिस्सा क्या हुआ, खत्म हो गया और सिर्फ एक ही देश का बोलबाला बढ़ गया और उसका नाम था अमेरिका, है ना। और इसकी वजह से क्या होता है भाई, आपका एंड ऑफ बाइपोलरिटी खत्म हो जाता है। तो ये इस चैप्टर की पूरी मीनिंग है। अब हमें जानना है इस चैप्टर के असली भीतर में कि आखिर किन कारणों की वजह से जो आपका ये सोवियत यूनियन जो देश आपका बता रहा हूं, रशिया वाला जो देश है ये, वो कैसे आखिर डिसइंटीग्रेट हुआ, उसमें कौन कौन सी घटनाएं घटी, वो हमें सब कुछ इस चैप्टर में जानना है। तो चलिए इस चैप्टर को अब अच्छे से समझते हैं डीपली। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर जो सोवियत यूनियन बना कैसे। तो जो आप ये मैप देख रहे हैं, सबसे पहले जो आपको रेड वाला मार्क दिख रहा है ये केवल और केवल रशिया हुआ करता था। और इस रशिया देश में क्या हुआ, टोटल मतलब मिलाकर के 15 रिपब्लिक थे। इन 15 रिपब्लिक ने मिलकर के ही एक नया संघ बनाया जिसका नाम था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, है ना। अब ये जो संघ था आपका वो 1917 की रूसी बोल्शेविक क्रांति के बाद बना था, जिसका साफ साफ जो एक तरीके से नेतृत्व था वो व्लादिमीर लेनिन ने किया था। यानी कि व्लादिमीर लेनिन ने इस रशिया में एक बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन किया जिसका नाम था रशियन बोल्शेविक रेवोल्यूशन। और उसके बाद से ही 15 अलग अलग जो कंट्रीज थी वो यूनाइटेड होती हैं एक सिस्टम के लिए। और उस सिस्टम का नाम क्या होगा भाई, यूएसएसआर समझ लीजिए या फिर सोवियत सिस्टम समझ लीजिए। और वहां से जाकर के एक बहुत बड़ा देश बनता है जिसका नाम होगा सोवियत संघ, यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ओके, अब ये जो आप देश देख रहे हैं इसमें 15 देश आपको देखने को मिल रहे होंगे, रशिया, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, बाकी जितने भी देश हैं। आज के टाइम पर ये सभी देश अलग हैं, पहले एक ही हुआ करते थे। इन सभी देशों का अपना एक ग्रुप था जिसको यूएसएसआर कहा गया था। लेकिन आज के टाइम पर क्या है, ये सभी के सभी अलग हैं। तो वही तो ये कहानी इस चैप्टर की कि आखिर जो ये रशिया है आपका अलग अलग कैसे देशों में बट गया। तो ये हो गया आपका सोवियत संघ बना कैसे। अब बात करते हैं इसके भीतर में इस देश को चलाने के लिए एक सिस्टम को अपनाया गया जिसका नाम था सोवियत सिस्टम। अब जो सोवियत सिस्टम जो आपका है वो एक स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी है। और इस पूरी स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी को जो चलाएगा वो कौन चलाएगा भाई, कम्युनिस्ट पार्टी। जो यहाँ पर आप ये रेवोल्यूशन देख रहे हैं, रशियन बोल्शेविक रेवोल्यूशन, इसी की में इस पार्टी का जन्म हुआ था बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी करके। और वही बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो पूरे के पूरे यूएसएसआर को चलाती थी। और वो जो चलाने का जो उनका सिस्टम था वो साफ साफ था समानता पर आधारित। यानी कि समानता पर आधारित का मतलब ये समझिए कि जो पूरा का पूरा जो विश्व होगा उसमें, पूरा का पूरा विश्व नहीं सॉरी, यूएसएसआर जो देश होगा इसमें सभी लोग बराबर होंगे। और इसमें सबसे जो पावरफुल कोई होगा वो कौन होगा, यहाँ की गवर्नमेंट होगी। यानी कि गवर्नमेंट ही सारे के सारे काम करेगी। और इसी सिस्टम को क्या बोला गया, सोवियत सिस्टम बोला गया। अब जब गवर्नमेंट सारे के सारे काम करती है तो यहाँ पर क्या होता है ना कि जितने भी लोग होते हैं वो सब क्या होते हैं, इक्वली ट्रीट किए जाएंगे, है ना। और इसी सिस्टम को क्या बोला गया भाई, सोवियत सिस्टम बोला गया था। ओके, और इसी की वजह से जो सोवियत संघ था वो आने वाले टाइम पर बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से विकसित हुआ। मतलब एक टाइम तो ये भी ऐसा आया था कि सोवियत संघ जो था उसने एक तरीके से अमेरिका तक को पीछे छोड़ दिया था। और यही सोवियत संघ की कहानी थी,
ठीक है। अब देखते हैं कि जो आपका ये सोवियत सिस्टम है इसके फीचर्स कौन कौन से, यानी कि जिस तरीके से इस देश को चलाया जाता था वो कौन कौन से तरीके थे। सबसे पहला था भाई कि जो सोवियत सिस्टम है वो पूंजीवाद का विरोध करता था। पूंजीवाद का मतलब यानी कि यहाँ पर प्राइवेट चीजें बिल्कुल भी नहीं हुआ करती थी, सारी की सारी जो चीजें थी वो गवर्नमेंट के पास में हुआ करती थी। यहाँ की जो इकोनॉमी थी वो काफी ज्यादा प्लान थी और सेंट्रली प्लान थी। सेंट्रली का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर एक ही शक्ति थी, वो कौन सी शक्ति है भाई कि जो बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी है सारी की सारी शक्ति उसके पास होगी, यानी कि पूरे के पूरे उस देश में सोवियत संघ में या फिर जितने भी वो गणराज्य हैं उसमें केवल एक ही पार्टी होगी और वही पार्टी क्या करेगी भाई सब कुछ वहां पर हैंडल करेगी। साथ में वहां पर बिल्कुल भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी, यानी कि वहां के जो लोग थे वो बेरोजगार नहीं थे और जितनी भी बेसिक नीड्स थी लोगों को वो सरकार द्वारा यहाँ पर मुहैया कराई जाती थी। साथ में जो यूएसएसआर जो देश आप देखते हैं उस समय वाला, उसमें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क था ट्रांसपोर्ट का और कम्युनिकेशन का, जिसकी वजह से जो देश था वो बहुत ही ज्यादा आगे गया। इसके अलावा यहाँ पर जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सारी की सारी राज्य की हुआ करती थी, यानी कि ये समझिए वहां पर कोई अपनी खुद की चीजें नहीं बना सकता था। यानी कि समझिए कि अगर आप अपना खुद का एक बाइक बनाना चाहें तो आप वो नहीं बना सकते हैं, हाँ, लेकिन अगर आप बस बनाना चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि बस से क्या होगा आप सबको लेके जा सकते हैं, लेकिन बाइक से केवल आपको अपना फायदा होगा। तो इस तरीके से समझिए कि सोवियत सिस्टम में इस तरीके की चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया। साथ में ही क्या था कि यहां पर जो कंट्रोल था प्रोडक्शन के ऊपर वो केवल और केवल गवर्नमेंट के पास था, यानी कि किसी भी चीज़ का अगर उत्पादन करना है तो वो कौन करेगी, सरकार करेगी। लेकिन आज के टाइम पर अगर आप देखते हैं जैसे कि मान लीजिए अमेरिका, आप देखते हैं अमेरिका में कितनी सारी कंपनीज हैं, अब वो जो जितनी भी कंपनीज हैं वो क्या कर रहे हैं, वो लोग इंडिविजुअली कर रहे हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन यूएसआर जो ऐसा देश था वहाँ पर सारा का सारा जो भी प्रोडक्शन होता था वो किसके अंडर में होता था भाई, तो वो वहाँ की जो कम्युनिस्ट बोल्शेविक क्रांति पार्टी थी उसी के अंडर में हुआ करता था और यही इसका मेन फीचर था, यानी कि इस तरीके से पूरे के पूरे देश को चलाया जाता था। चलिए अब जानते हैं कि जो आपका जो विश्व था जब दो हिस्सों में बटा हुआ था तो जितने भी ये जो देश दिख रहे थे आपको 15, उन सभी 15 देशों में क्या था भाई, एक ही इकोनॉमी चलती थी जिसका नाम था सोवियत इकोनॉमी आप कह सकते हैं। और एक जो अमेरिका की तरफ जो देश थे वो अमेरिकन इकोनॉमी या फिर कैपिटलिस्ट आप कह सकते हैं, यानी कि ये वाली जो इकोनॉमी है आप सोवियत वाली वो कम्युनिस्ट इकोनॉमी थी और जो अमेरिकन थी वो कौन सी थी भाई आपकी, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी कि डिफरेंस का मतलब ये समझना है जो भी देश अमेरिका को सपोर्ट कर रहे थे वो अमेरिकन इकोनॉमी को अपनाते थे और जो देश सोवियत संघ को सपोर्ट करते थे वो सोवियत संघ की इकोनॉमी को अपनाते थे। तो जो सोवियत संघ की इकोनॉमी थी इसमें जो फुल्ली कंट्रोल था वो किसके पास था भाई, स्टेट के पास था। लेकिन जो अमेरिकन इकोनॉमी होती है वहां पर स्टेट का जो मतलब इंटरवेंशन होता है इकोनॉमी में बहुत ही ज्यादा कम देखा जाता है। साथ में जो सोवियत इकोनॉमी थी वो काफी ज्यादा प्लान्ड थी, लेकिन अमेरिकन में क्या था, फ्री मार्केट था। फ्री मार्केट का मतलब क्या है कि आप अगर चाहें तो खुद भी अपना विकास कर सकते हैं, नई नई कंपनी स्थापित कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें वगैरह बना सकते हैं। लेकिन सोवियत संघ में ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ही आप वहां पर कोई प्राइवेट कैपिटल वगैरह रख सकते थे, ना ही अपनी खुद की जमीन रख सकते थे, क्योंकि सारी की सारी जो जमीन थी वो सोवियत संघ के अंडर में थी। लेकिन अमेरिका में क्या है भाई, वहां पर प्राइवेट कैपिटल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पे आप लोग ये सब चीजें रख सकते हैं। इसके अलावा जो सोवियत इकोनॉमी थी वो पूरी की पूरी समाजवादी आइडल से जुड़ी हुई थी, यानी कि एक तरीके से समझिए कि वहां का पूरा जो समाज है उसकी देखरेख कौन करेगा भाई, वहां की सरकार करेगी। लेकिन यहाँ पर जो अमेरिकन इकोनॉमी है वहां पर मेन जो फोकस हुआ करता था वो पैसे कमाने पर हुआ करता था और यही इन दोनों में मेजरली डिफरेंस है। यानी कि आप ये समझिए कि जिन देशों ने सोवियत संघ को सपोर्ट किया, यानी कि बाइपोलर में एक तरफ कौन गए, जो देश सोवियत संघ की तरफ गए। बेसिकली आप ये समझिए कि जो आप यूरोप देखते हैं उस यूरोप का जो ईस्टर्न पार्ट है, जो ईस्टर्न पार्ट आप कैसे भाई, तो जर्मनी को अगर हम बीच से काटें और बर्लिन की जो दीवार बने, आपने किताब में देखा भी होगा बर्लिन में जो दीवार बनी थी, उस दीवार को अगर आप देखेंगे तो उस बर्लिन की दीवार के जो ईस्ट तरफ के जितने भी देश थे वो रशिया को सपोर्ट करते थे और वो सब सोवियत इकोनॉमी को के मतलब मानते थे। और साथ में जो वेस्टर्न कंट्री थी वो अमेरिका को सपोर्ट करती थी और यही उन दोनों देशों के बीच में जो इकोनॉमी है अलग अलग एक तरीके से लोगों ने अपना रखी थी और यही इनके बीच में मेजर डिफरेंस था। ओके, इसके साथ में जो समाजवादी इकोनॉमी होती है उसका जो फुल्ली फोकस होता है वो किस पर होता है, वो होता है लोगों पर, यानी कि हमें भाई लोगों को अच्छी अच्छी सुविधाएं देनी। लेकिन जो अमेरिकन इकोनॉमी यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो आपकी है उसमें जो मेन फोकस होता है वो पैसे पर होता है। इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि जिस भी देश में अगर मान लीजिए किसी कोई भी देश है, अगर उस देश में अमीर लोग सबसे ज्यादा हैं तो वहां पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर गरीब देश है कोई और वहां पर गरीब लोग ज्यादा देखने को मिलते हैं तो वहां पर कौन सी इकोनॉमी होगी भाई, वहां पर एक तरीके से समाजवादी अर्थव्यवस्था फिर कम्युनिस्ट इकोनॉमी देखने को मिल जाएगी। ओके, चलिए
अब बात करते हैं कि जो कम्युनिस्ट रूल था वो सोवियत संघ में वो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता गया, क्योंकि देखिए इन सब चीज़ों की वजह से क्या था कि वो देश बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा। जो भी ये फीचर्स थे इसकी वजह से मैंने बताया ना कि 1970 तक अगर बात करें तो सोवियत संघ के जितने भी देश थे वो उन्होंने अमेरिका तक को पीछे छोड़ दिया था। लेकिन आखिर 70 के बाद ऐसा क्या हुआ कि जो देश है वो धीरे धीरे डूबता चला गया। तो इसका कारण ये था कि जो भी यहाँ का मतलब जो भी प्रशासन था, बेसिकली जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था वो धीरे धीरे इनइफेक्टिव हो गया, यानी कि जो गवर्नमेंट हुआ करती थी वहाँ की वो धीरे धीरे भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई, सारी की सारी पावर अपने पास रखने लग गई। और इसकी वजह से ये समझिए कि जो पूरा का पूरा विश्व है उसका जो ढांचा है वो धीरे धीरे खराब हो गया, है ना। और जो भी वहाँ के जो लोग थे उनको ऐसा लगने लग गया भाई कि यहाँ पर जो है जो सरकार है केवल अपना ही फायदा देख रही है ना, और वो केवल अपनी सत्ता चलाने पे लगी हुई है। इसीलिए लोगों को भी ऐसा लगा कि भाई जो हमारे लीडर हैं वो धीरे धीरे डिक्टेटर का रूप ले रहे हैं, यानी कि वो केवल क्या कर रहे हैं, वो केवल अपना फायदा देख रहे हैं। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो भी वहाँ के जो लोग थे उनके बीच में गैप देखा जाने लगे, यानी कि जो भी पार्टी के ऑफिशियल्स बंदे हुआ करते थे, कोई नेता वगैरह हुआ करता था, और जो मान लीजिए कॉमन सिटीजन है, इनके बीच का जो गैप था वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और इन कारणों की वजह से ये समझिए कि वो जो देश है वो पीछे होना स्टार्ट हो गए। ये पूरे के पूरे सोवियत यूनियन में हो रहा था, क्योंकि पूरे सोवियत यूनियन में ही कौन सी पार्टी थी, ये जो मैंने पार्टी बताई बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी, ये इसी कम्युनिस्ट पार्टी ने ही आंदोलन किया था जिसकी वजह से देश बना। ये जो पार्टी थी इसकी वजह से क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो मतलब आपका सोवियत संघ था उसमें ये सब घटनाएं देखने को मिल गई। जो लोग थे उनका भरोसा उठ गया सरकार से, क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। सारा का सारा जो प्रणाली है किसकी शासन करने की वो केवल कुछ लोगों के पास चली गई थी। जैसा कि अगर आप नॉर्थ कोरिया को देखते हैं तो नॉर्थ कोरिया वाला सिस्टम ही यहाँ पर होने लग गया, यानी कि वहाँ पे भ्रष्टाचार बढ़ गया, सारी की सारी शक्ति जो थी वो सेंट्रलाइज हो गई। और जो केवल ऑफिशियल्स हुआ करते थे पार्टी के, या फिर मान लीजिए जो किम जोंग उन है उसके आसपास के जो बंदे हैं केवल उनके पास पावर होगी। तो नॉर्मल सी बात है कि जो कौन से लोग होंगे, जो कॉमन सिटीजन्स होंगे, उनको सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो यही सब चीज़ें कहाँ पर देखने लगी थी भाई, सोवियत यूनियन में देखी जाने लगी थी। और इन्हीं कारणों से क्या हुआ कि जो सोवियत यूनियन है आपका वो क्या हो गया, वो धीरे धीरे कमज़ोर होता चला गया। ओके, चलिए अब जब ये कमज़ोर होता चला गया तो यहाँ पर 1985 के समय, यानी कि 1980s का जो दौर चला था उसी बीच में 1985 में क्या होता है, ये यहाँ के जनरल सेक्रेटरी बनते हैं कौन, मिखाइल गोर्बाचेव। यानी कि अभी जो ये घटना घटने वाली है, जो देश ये पूरा पूरा तबाह होने वाला है, उससे ठीक 5 साल पहले, 5 से 6 साल पहले मिखाइल गोर्बाचेव जनरल सेक्रेटरी बनते हैं किसके भाई, कम्युनिस्ट पार्टी के, जो बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी है उसके जनरल सेक्रेटरी बनते हैं। और जो भी ये घटनाएं घट रही हैं, जैसे कि इसमें जो पॉइंट्स लिखे हैं कि ये सब वीकनेस थी, इनको वो सॉल्व करना चाहते थे बेसिकली, क्योंकि जो देश है वो पीछे हो रहा है। अब जब देश ये पीछे हो रहा है तो इन्होंने सोचा कि भाई मैं ऐसा क्या करूं, तो इन्होंने दो एक तरीके से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर गए, एक पेरेस्ट्रोइका और एक ग्लासनोस्ट। तो पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है कि इन्होंने इकोनॉमी को एक तरीके से रीस्ट्रक्चर किया, और ग्लासनोस्ट का मतलब है पॉलिटिकल ओपननेस। बेसिकली वहां पर खुलापन लेकर के आया था कि जो लोग हैं वो एक तरीके से राजनीति को समझे, राजनीति में आए बेसिकली, है ना। लेकिन इन दोनों इकोनॉमीज का या फिर जो भी ये रिफॉर्म्स थे इसका कुछ फायदा देखने को नहीं मिला। और बाद में बहुत ही बड़े स्तर पर बोरिस येल्सिन के लीडरशिप में 1991 में क्या हुआ कि जो भी ईस्टर्न यूरोप की कंट्री थी, रशिया हो गया, यूक्रेन हो गया, बेलारूस हो गया, इन लोगों ने बोला भाई कि भाई सोवियत संघ के हम साथ में नहीं है। बहुत बड़े स्तर पर क्रांति होती है और फाइनली इसमें से जितने भी देश थे वो सभी के सभी निकल जाते हैं। और ये जो भी देश निकले जिनसे ये देश बना था आपका 15 रिपब्लिक, जो देश मिलकर के ये देश बना था, वो सभी निकल जाते हैं और अपना एक अलग ही मतलब ये बनाते हैं CIS, यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, यानी कि स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल बनता है। और बेसिकली यहाँ पर आप ये समझिए कि इन सभी कारणों की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर जब आंदोलन बढ़ता चला गया, बढ़ता ही चला गया, तो 1991 में बोरिस येल्सिन ने आंदोलन किया और फाइनली जितने भी जो राज्य थे जिनको मिलाकर क्या बना था, सोवियत संघ बना था या फिर सोवियत यूनियन बना था, उन लोगों ने बोला भाई कि हम आपके साथ नहीं है और अब हम क्या है, स्वतंत्र हैं। तो 1991 में फाइनली आपका क्या हुआ, सोवियत यूनियन क्या हो गया भाई, डिसइंटीग्रेट हो गया। ओके, चलिए अब बात करते हैं आखिर वो कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से सोवियत संघ जो आपका वो डिसइंटीग्रेट हो। तो पहला कारण क्या था भाई, आखिर जो आंदोलन था वो बढ़ा चढ़ा कैसे। तो पहला कारण यही था कि जो भी लोगों की आकांक्षाएं थी, जो भी एस्पिरेंसेस थी वो पूरी नहीं हो रही थी भाई। लोगों को जो चाहिए था वो मिल नहीं रहा था। जो पूरा का पूरा जो ब्यूरोक्रेट्स था उन्हीं का कंट्रोल देखने को मिल रहा था और धीरे धीरे वो जो कंट्रोल था वो एफिशिएंसी के रूप में देखा जाए तो बहुत ही खराब था, यानी कि बढ़िया तरीके से शासन नहीं चल रहा था जो भी कम्युनिस्ट वहाँ की पार्टी थी। साथ में क्या था कि जो भी ईस्टर्न यूरोप की जो कंट्री थी इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा
एक तरीके से इन्वेस्टमेंट करी जा रही थी, किसकी तरफ से, अमेरिका की तरफ से। अब अमेरिका की तरफ से पैसा आएगा, नॉर्मल सी बात है, वेस्टर्न यूरोप में भी बहुत सारा पैसा आया, तो वो नॉर्मल सी बात है, वो इनके साथ रहना पसंद नहीं करेंगे। साथ में जो भी ये देश थे 15 गणराज्य, उनको ये बात बोली जा रही थी कि भाई हम जो हैं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं सोवियत यूनियन की तरफ से, बट इन रियलिटी वो बहुत ही ज़्यादा पीछे थे। इसके साथ में क्या हुआ कि जो सोवियत यूनियन था उसने अमेरिका को पीछे करने के लिए अपने जो सैन्य खर्चे थे उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, और जब सैन्य खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो इसके पास बाकी चीज़ें बनानी थी, जैसे मान लीजिए रोड बनाना है या फिर मान लीजिए हॉस्पिटल्स बनाने हैं, लोगों को कुछ चीज़ें पहुंचानी है खाने पीने की, तो वो सब चीज़ें मिली नहीं, और इसकी वजह से भी देश में दिक्कत देखने को मिल गई। और साथ साथ में क्या हुआ कि जो भी यहाँ की जो टेक्नोलॉजी थी वो भी पीछे होती चली गई। और इसमें क्या हुआ कि जितने भी ये जो 15 रिपब्लिक्स थे उसमें सबसे बड़ा कौन सा देश था, रशिया था। इस रशिया का डोमिनेंस बढ़ता देखा जाने लगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि भाई जितने भी थे वो छोटे छोटे राज्य थे, और इसमें सबसे बड़ा कौन सा था, रशिया था। और इसकी वजह से भी क्या हुआ कि जो सोवियत यूनियन है उसमें से रशिया ने अपने आप को अलग थलग निकालना स्टार्ट कर दिया। बाद में जब गोरबाचेव आए तो उनके रिफॉर्म्स का उतना बड़ा सुधार देखने को नहीं मिला, और फाइनली यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर मंदी आ गई, बहुत सारे जो सामान थे उनकी शॉर्टेज देखने को लग गई। और जितने भी 15 रिपब्लिक्स थे जो शुरू में मिले थे किससे, सोवियत यूनियन से, कि भाई हम आपके साथ हैं, उनके भीतर में आंदोलन देखने को मिल गया। वहाँ के जो लोग थे उनके भीतर में नेशनलिज्म की भावना स्टार्ट हो गई, और उन्होंने बोला भाई कि हमें जो है ये जो अथॉरिटेरियन जो रूल चल रहा है, जो तानाशाही चल रही है, वो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। क्योंकि ये जो टाइम आप देख रहे हैं 1990 के आसपास की कहानी है ये, और उस समय जितने भी देश थे वो डेमोक्रेटिक देश थे, और उन सभी देशों में भी डेमोक्रेसी जरूरी थी, तो वो लोग क्यों ही अथॉरिटेरियन चाहेंगे, है ना। और इन सभी कारणों की वजह से क्या हुआ कि जो आपका सोवियत यूनियन है, जो इतना बड़ा जो संघ बना था 15 गणराज्यों को मिला करके, वो पूरे तरीके से 1991 में पूरे तरीके से क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। ओके, तो आपको फाइनली रिजल्ट पता चल गया होगा कि आखिर कौन कौन से ऐसे कॉजेज थे जिसकी वजह से जो सोवियत यूनियन है वो पीछे चला गया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं कि अब जब सोवियत यूनियन क्या हो गया भाई, कोलैप्स हो गया, जब वो बिखर गया तो उसका इफेक्ट क्या देखने को मिला। तो सबसे पहला क्या होगा भाई कि कोल्ड वॉर खत्म हो गई, क्योंकि जो कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी 1945 में दो संघों के बीच में, एक तो अमेरिका के ग्रुप था और दूसरा किसका ग्रुप था, सोवियत संघ का। अब सोवियत संघ का नाम का कोई ग्रुप बचा नहीं, तो नॉर्मल सी बात है कोल्ड वॉर खत्म हो गई। दूसरा क्या हुआ कि जो भी दूसरी दुनिया थी, एक और बात, जो प्रथम दुनिया है वो अमेरिका के साथी देशों को बोलते थे, और जो दूसरी दुनिया है वो कौन सी कंट्री थी, जो सोवियत संघ के सपोर्ट में थी, तो उनका भी एक तरीके से खात्मा हो गया, क्योंकि वो देश अब बचे नहीं। तीसरा ये हुआ कि भाई जो पूरा का पूरा जो विश्व है वो यूनिपोलर हो गया, यानी कि अब पूरे के पूरे विश्व पर किसकी एक तरीके से, मतलब अगर हम हेगेमनी देखें किसकी बनेगी भाई, तो वो अमेरिका की बनेगी। तो पूरा का पूरा जो देश है वो यूनिपोलर हो गया, यानी कि पहले बाईपोलर था, एक तरफ रशिया के सपोर्टर्स थे सोवियत संघ के और एक तरफ अमेरिका के, लेकिन अब सोवियत संघ तो बचा नहीं, तो अब कौन बच गया, अमेरिका बच गया। तो एक तरीके से पूरा का पूरा जो विश्व है वो यूनिपोलर हो गया। साथ में जो इन दोनों देशों के बीच में आर्म रेस लगी हुई थी, बेसिकली हथियारों की होड़ की, भाई सबसे ज्यादा हथियार कौन बनाएगा, तो अब जो दूसरा जो खेमा है वो तो खत्म ही हो गया। कौन सा खेमा है भाई, सोवियत संघ वाला, तो वहां पर हथियारों की होड़ भी खत्म होगी, क्योंकि अब अमेरिका किससे ज्यादा हथियार बनाएगा, क्योंकि उसका जो दुश्मन है वो तो बचा ही नहीं, है ना। और साथ में क्या हुआ कि जो सोवियत संघ का खेमा था वो पूरे के तरीके से खत्म हो गया, स्प्लिट हो गया। कितने अलग अलग नेशन में, 15 अलग अलग नेशन में स्प्लिट हो गया। साथ में अगला इसका जो कॉन्सिक्वेंस देखने को मिला कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं थी, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, ये वित्तीय संस्थाएं हैं, इन लोगों ने इनका जो था इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा देखने को मिला। इन्होंने इन सभी देशों को बहुत ज़्यादा लोन वगैरह दिए, जो भी ये 15 देश थे। साथ में जो पूरा का पूरा USSR था, उस पूरे USSR का जो सक्सेसर बना वो कौन बना भाई, रशिया बन गया, है ना। आज के टाइम पर सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी है वो कौन है, वो रशिया है। यानी कि अगर आप ये अमेरिका की तुलना करेंगे आप किससे, तो किससे करते हैं, रशिया से करते हैं। इसके अलावा शक्ति संतुलन में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिला। पहले जो शक्ति थी वो केवल इन दोनों देशों के पास थी, लेकिन अब जो पावर बैलेंस है वो किसके पास, ज़्यादातर जो है अमेरिका के पास देखने को मिला। साथ में जो इसकी आइडियोलॉजी थी, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, वो भी धीरे धीरे क्या होने लगी भाई, डिक्लाइन होने लगी। क्यों, क्योंकि ये जो देश है पहले इसने सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को अपना करके अपने देश को आगे बढ़ा रहा था, लेकिन ये देश आगे बढ़ पाया, नहीं बढ़ पाया। अब जब ये आगे नहीं बढ़ पाया तो नॉर्मल सी बात है कि इस जो आइडियोलॉजी है इसका हमें क्या देखने को मिलेगा, इसका गलत रूप देखने को मिलेगा। तो जितने भी देश हैं वो इस इकोनॉमी को नहीं अपनाएंगे। और साथ में क्या हुआ कि ये जो जितने भी देश थे, जो 15 रिपब्लिक्स थे, इनकी जब इकोनॉमी बहुत ज़्यादा खराब देखने को होने लगी, तो यहाँ पर एक नई चीज़ अपनाएगी जिसका नाम था शॉक थेरेपी। अभी आगे बताऊंगा शॉक थेरेपी क्या थी। और साथ में इन सभी देशों में लोकतंत्र भी देखने को मिला। तो ये सब जो इफेक्ट थे या फिर कॉन्सिक्वेंस थे किसके, सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद, यानी कि जब जो सोवियत संघ है या फिर जो सोवियत यूनियन है उसका जब खात्मा हो गया, तो आखिर पूरे के पूरे विश्व पर क्या प्रभाव देखने को मिला, ये वो पॉइंट्स थे। ओके, चलिए अब बात करते हैं किसकी,
सोवियत संघ के डिसोल्यूशन के बाद जितनी भी कंट्रीज थी या फिर मान लीजिए इंडिया था, इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, फिर पूरे के पूरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। पहला तो यही प्रभाव पड़ा भाई कि पूरा का पूरा विश्व जहाँ अब जो है उसमें एक ही देश का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, वो होगा आपका यूएस, है ना। और जो इनकी विचारधारा थी कौन सी, कम्युनिस्ट विचारधारा, वो नॉर्मल सी बात है, कोई इसको सपोर्ट नहीं करेगा। जितने भी ये जो ऑर्गेनाइजेशन थे, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इनका डोमिनेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिला और जो डोमिनेंस था वो यूएस की वजह से देखने को मिला। और साथ में ये समझिए कि जो भी मल्टीनेशनल कंपनी थी वो सभी क्या हो गई, वो इन सभी देशों में आने लगी। किन देशों में, जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था है उसमें। पहले क्या था कि जो सोवियत संघ जो देश आप देखते हैं ना, उसमें बाहर की कंपनी ही नहीं आती थी, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया कि सारा का सारा जो प्रोडक्शन था वो किसके पास था, वहां की गवर्नमेंट के पास था, तो वो अलाउ ही नहीं करते थे। साथ में ना ही वहां पर बाहर का पैसा आता था। तो इन सभी कारणों की वजह से वो जो देश था एक तरीके से उसकी जो इकोनॉमी थी वो सेंट्रली प्लान थी, यानी कि एक तरीके से समझिए कि आपके देश में जो कुछ भी हो रहा है वो देश के भीतर ही होगा, कोई बाहर का बंदा नहीं आएगा। खैर, तो ये सब चीजें देखने को मिली थी पूरी दुनिया पर किसके डिसोल्यूशन के बाद, सोवियत संघ के डिसोल्यूशन के बाद। चलिए अब बात करते हैं यूनिपोलर वर्ल्ड की। देखिए, जो यूनिपोलर वर्ल्ड क्या है, जो पहले आपका बाईपोलर जो वर्ल्ड था, अब वो क्या बन चुका है भाई, यूनिपोलर। यानी कि अब क्या होगा, केवल एक ही सुपर पावर बचेगी और यूएस के अगेंस्ट में कोई भी राइवलरी नहीं बची। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पूरे के पूरे विश्व में फैलेगी, क्योंकि जो दूसरी इकोनॉमी थी वो खत्म हो गई है। ठीक है, इसके साथ में अमेरिका ने अपनी भाई मिलिट्री को बहुत ज़्यादा बढ़ाया। साथ में जो आईएमएफ हो गया, जो वर्ल्ड बैंक हो गया, ये सब क्या हो गया, ये सब बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ने लग गए। और इन लोगों ने समझो बहुत सारे देशों को अपने ट्रैप में फंसा लिया। उन सभी देशों में ये लोग गए और वहां पर लोन वगैरह दिया, एक तरीके से वहां की इकोनॉमी को पूरा अपने अंडर में कर लिया। साथ में जो कल्चर था किसका, अमेरिका का, वो बहुत ही ज़्यादा पूरे के पूरे विश्व में बढ़ने लगा, क्योंकि भाई अब कोई बचा ही नहीं। और इसीलिए समझिए आपकी जो सोवियत एरा था, उस सोवियत एरा के बाद क्या हुआ, एक ही कंट्री जो है आगे बढ़ी, वो कौन सी थी भाई, अमेरिकन। और उसी की वजह से क्या हुआ कि जो पूरा का पूरा जो वर्ल्ड था वो अमेरिकन डोमिनेटेड होने लग गया। और इसीलिए आज के टाइम पर अमेरिका बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसके जो समक्ष में जो उसका राइवल था वो बचा ही नहीं। अगर वो राइवल बचा रहता तो नॉर्मल सी बात है, इसका इन्फ्लुएंस उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। लेकिन आप खुद सोचिए कि जो इसका राइवल था वो तो बचा नहीं, तो नॉर्मल सी बात है, इसके पास इतना पैसा था, इसने पूरे के पूरे विश्व पर अपना कब्जा स्टार्ट कर दिया था। और ये है आपका यूनिपोलर वर्ल्ड। ओके, चलिए अब बात करते हैं शॉक थेरेपी की। तो देखिए, जो शॉक थेरेपी है, तो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि सोवियत संघ का डिसोल्यूशन हो गया। अब जो सोवियत संघ का डिसोल्यूशन हुआ, यानी कि जब उसका विघटन हुआ, तो वो जितने भी देश से उनकी इकोनॉमी क्या हो चुकी है भाई, कोलैप्स हो चुकी है। तो उस इकोनॉमी में जो रशिया देश आप देखते हैं, उस रशिया देश में ही क्या हुआ, एक तरीके से इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए एक चीज़ को अपनाया गया जिसका नाम था शॉक थेरेपी। यानी कि शॉक थेरेपी जो आपका है वो एक सडन ट्रांजिशन है फ्रॉम कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म। यानी कि पहले वहाँ पर क्या था, कम्युनिज्म था, लेकिन उस कम्युनिज्म के अलग चीज़ हटा करके वहाँ पर कैपिटलिज्म आएगी। और वो किसके अंडर में आएगी भाई, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक है। यानी कि आप ये समझिए कि जो रशिया जो देश आप देख रहे हैं, उस रशिया देश में उसकी इकोनॉमी डाउन थी, किसकी वजह से भाई, कम्युनिज्म की वजह से। लेकिन अब जब वो डाउन थी, या फिर जो यूएसएसआर जो था आपका, उसकी जब इकोनॉमी जब डाउन थी, तो वो तो आगे बढ़ा नहीं। तो उस इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, फिर उस रशिया देश को संभालने के लिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है एक तरीका लेकर के आते हैं भाई रशिया के पास 1990 के टाइम पर, कि भाई आप इस तरीके को अपनाओ तो आपका देश आगे बढ़ जाएगा। और उस तरीके को क्या बोला गया भाई, शॉक थेरेपी बोला गया। अब देखिए, इस शॉक थेरेपी के फीचर क्या क्या थे। पहले क्या था, पहले वहां पर प्राइवेटाइजेशन था क्या, बिल्कुल भी नहीं था। तो इन लोगों ने बोला भाई कि हम हर एक चीज को क्या करेंगे भाई, प्राइवेटाइज करेंगे। जो स्टेट प्रॉपर्टी होगी उसका प्राइवेटाइजेशन जो होगा वो स्टार्ट होना लगे। यानी कि जो भी सरकारी चीज़ें थी उसको बेचा जाने लग गया, किसके हाथ में, इंडिविजुअल्स के हाथ में। यानी कि जो भी वहाँ के अमीर बंदे थे उनको दिया गया भाई आप इनको खरीदो और आप इनको चलाओ। जो भी वहाँ की खेती बाड़ी पहले सरकार करती थी, अब वहाँ पर कौन करेंगे, इंडिविजुअल्स करेंगे। साथ में यहाँ पर फ्री मार्केट इकोनॉमी को लाया गया, यानी कि बाहर के जो भी बंदे थे अब यहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, वो आकर के यहाँ पर कंपनी लगा सकते हैं, यहाँ पर ट्रेड वगैरह बढ़ सकता है। क्योंकि ये सब चीज़ें पहले नहीं हुआ करती थी, क्योंकि कम्युनिस्ट विचारधारा इन सब चीज़ों के अगेंस्ट में थी और इसकी वजह से उनकी इकोनॉमी डाउन हुई। अब इसी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए शॉक थेरेपी तरीका अपनाया गया। तो इन्होंने फ्री मार्केट को अपनाया। साथ में जो इनकी करेंसी थी अब जो है वो चेंज हो सकती थी, पहले अलाउ नहीं था, क्योंकि वहां पर जब सोवियत संघ में जो दूसरी पार्टी थी, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी, वो इन सब चीज़ों को अलाउ नहीं करती थी। और साथ में क्या हुआ कि जो भी वेस्टर्न कंट्री थी वो सभी देशों ने क्या किया, इधर की कंट्री से लिंक अपना स्टार्ट किया। और साथ में आप ये समझिए कि पूरे तरीके से सोशलिज्म को खत्म कर दिया गया। कहाँ पर, रशिया में और इसके आसपास के देशों में, क्योंकि इनकी जो इकोनॉमी थी वो पूरे तरीके से खत्म हो गई थी। तो यहाँ पर क्या किया, अमेरिका ने
IMF और वर्ल्ड बैंक के जरिए इन देशों में अपना प्रभाव डालना स्टार्ट किया था और इन तरीकों से इन देशों को एक तरीके से आगे बढ़ाने के लिए एक प्लान लेकर के आए। अब देखते हैं इस प्लान का फायदा क्या हुआ या फिर जो भी कंसिक्वेंस थे वो क्या है। तो भाई इसका जो कंसिक्वेंस था वो बहुत ही ज़्यादा खराब आया और हुआ ये कि जो भी रशिया था उसकी जो पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री थी वो खराब हो गई। जो यहाँ की जो मुद्रा थी रूबल, वो पूरी की पूरी जो इसकी वैल्यू थी वो धीरे धीरे और ज़्यादा गिर गई। जो भी सरकारें जो स्कीम चलाती थी वो खत्म हो गई पूरे तरीके से। और ये समझिए कि जो भी जो लोग थे, पहले बहुत सारी चीज़ें मिलती थी ना, जो मैंने सोवियत सिस्टम के दौरान बताई थी, वो सभी चीज़ें मिलना बंद हो गई। जो भी वहाँ के जो एक तरीके से ये समझिए जो भी इंडस्ट्री थी वो 90% इंडस्ट्री जो थी वो बहुत ही कम रेटों पर बेचने पड़ गई क्योंकि वो दिवालिया घोषित हो चुकी थी। और जब बहुत कम रेटों पर बेचनी पड़ गई तो उसी को क्या बोलते थे, बिगेस्ट गराज सेल इन हिस्ट्री। तो इससे बड़ी आज तक कोई गराज सेल नहीं हुई थी क्योंकि जैसे ही इन लोगों ने प्राइवेटाइज किया तो बहुत सारी जो इंडस्ट्री थी वो अपने आप को बचा नहीं पाई और एक तरीके से ये समझिए कि उनको बेचना पड़ गया। साथ में यहाँ पर बहुत ही बड़े स्तर पर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देखने को मिली, यानी कि जो भी वहाँ के रिच थे और जो पुअर थे उनके बीच में बहुत ही बड़ा गैप देखने को मिला। जो अमीर थे वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गए और वो कम ही लोग थे, ज़्यादा लोग भी नहीं थे, और जो गरीब थे वो बहुत ही ज़्यादा गरीब हो गए। साथ में इस पूरे के पूरे एरिया में जहाँ पर शॉक थेरेपी को अपनाया गया था वहाँ पर फूड क्राइसिस देखने को मिला, यानी कि जो भी सामान वामान थे खाने पीने के वो देखने को जो था अब नसीब नहीं हुआ लोगों को, उनके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए। साथ में जो भी यहाँ का माफिया ग्रुप था उसका जो इन्फ्लुएंस था पूरे के पूरे इलाकों में देखने लग गया। और साथ में ये समझिए कि यहाँ की जो पार्लियामेंट थी वो बेसिकली कमज़ोर हो गई, है ना। जो यहाँ की सरकार थी वो क्या हो गई, कमज़ोर हो गई। और यहीं से ये समझिए कि जो प्रेसिडेंट था वो पावरफुल हो गया और यहाँ पर क्या हुआ कि जो डिक्टेटरशिप टेंडेंसी है वो देखने को मिल गई। और यही रिजल्ट है भाई आपका शॉक थेरेपी का। तो शॉक थेरेपी को जिस चीज़ के लिए अपनाया गया था भाई रशिया में, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा देखने को मिला, बिल्कुल भी नहीं देखने को मिला। लेकिन फिर रशिया ने इसको भी हटाया, यानी कि शॉक थेरेपी को हटाया, फिर उसने वापस से एक तरीके से अपने देश को ठीक किया। बहुत सारे इसके पास संसाधन वगैरह हैं, पेट्रोल है, नेचुरल गैस है, इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया बेसिकली। और उसकी वजह से आज के समय में भी जो रशिया है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा। फिलहाल हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बात अभी हम कर रहे थे शॉक थेरेपी की। तो शॉक थेरेपी का जो रिजल्ट था वो बहुत ही ज़्यादा खराब देखने को मिला। कहाँ पर भाई, रशिया में। ओके, चलिए अब बात करते हैं बिगेस्ट गराज सेल की। तो बिगेस्ट गराज सेल वही है कि जो भी यहाँ की इंडस्ट्री थी पहले उनको प्राइवेटाइज किया गया, लेकिन प्राइवेटाइज करने की वजह से क्या हुआ कि भाई इन इकोनॉमी को वो लोग संभाल नहीं पाए। यानी कि पहले क्या था, पहले केवल गवर्नमेंट चलाती थी, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, प्राइवेट कंपनी चला रही है। तो प्राइवेट कंपनी इस चीज़ को संभाल नहीं पाई और इसकी वजह से जो उनकी इंडस्ट्री थी वो दिवालिया घोषित हो गई और इसीलिए उनको अपनी कंपनी को बहुत ही चीप रेट पर बेचना पड़ गया। और इसीलिए इसको द बिगेस्ट गराज सेल इन हिस्ट्री कहा जाता है। आज तक इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल है। आप ये समझिए, मतलब जो कंपनी लाखों करोड़ों की है, ये समझिए कि वो हजारों में बिक गई हो, तो नॉर्मल सी बात है, आपको क्या कहेंगे, द बिगेस्ट गराज सेल ही कहेंगे। तो शॉक थेरेपी के बाद ऐसा वहां पर देखने को मिला था। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि आपको एक और बात याद होगी कि 1991 में क्या हुआ था भाई, जो सोवियत संघ है उसका डिसोल्यूशन देखने को मिला था। अब जब डिसोल्यूशन देखने को मिला था तो जो भी वहाँ की 15 अलग अलग जो कंट्रीज थी ना, जिन्होंने मिलकर के उस देश को अपनाया था, उन देशों में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल गया और बहुत सारे जो देश थे उनसे वो अलग हुए। जो चेचन्या और दागिस्तान जो आप देखते हैं यहाँ पर बहुत ही बड़े स्तर पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट हुए, जिसकी वजह से दोनों आज के समय पर अलग देश हैं। चेकोस्लोवाकिया जो आपका है वो एक अलग अलग देश बन गए। चेक रिपब्लिक आज के टाइम पर एक अलग देश है, स्लोवाकिया एक अलग देश है। साथ में ही यूगोस्लाविया एक बहुत बड़ा देश हुआ करता था। इस देश में से भी बोस्निया हर्जेगोविना एक ही देश है ये, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, इन सब ने क्या किया, अपने आप को इसमें से निकाल लिया। वही बाल्टिक रीजन का जो देश था आपका लिथुआनिया, उसने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था। कब, जब सोवियत संघ से इसने भी अपने आप को जब अलग किया था। साथ में ही एस्टोनिया ने, लटाविया ने, लिथुआनिया ने, ये सब ने क्या किया भाई, यूएन मेंबर को एक तरीके से यूएन के ये मेंबर बने। नाटो को इन्होंने ज्वाइन किया। नाटो क्या है भाई, नाटो आपका जो अमेरिका जो आपका है, उस अमेरिका का अपना एक संगठन है और उसी संगठन को इन लोगों ने ज्वाइन किया। तो पहले ये लोग किसके साथ थे, पहले ये सोवियत संघ के साथ में थे, लेकिन अब ये किसके साथ है भाई, नाटो यानी कि अमेरिका के साथ है। तो नॉर्मल सी बात है, आप ये समझ सकते हैं कि जो सोवियत संघ है, जैसे ही उसका विघटन स्टार्ट हुआ तो ये जितने भी उसके जो देश हैं वो अलग अलग हिस्सों में बटे। किसी ने नाटो को ज्वाइन किया, किसी ने यूएन की मेंबरशिप ले ली। पहले सोवियत संघ अकेले संभालता था इन सब चीज़ों के। साथ में जो तजाकिस्तान आप देखते हैं आज के टाइम पर एक अलग देश है, वहाँ पर 10 साल तक सिविल वॉर देखने को मिली। कब तक, और ये सबसे बड़ी वहाँ पर एक तरीके से सिविल वॉर देखने को मिली थी। साथ में जो अजरबैजान है, अर्मेनिया है, यूक्रेन है, किर्गिस्तान है, जॉर्जिया है, इनके यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला। तो आप ये खुद सोचिए कि जितने भी जो रिपब्लिक्स थे जिनको मिलकर के सोवियत संघ बना था, तो उसके डिसोल्यूशन के बाद क्या देखने को मिला। तो ये सब जितने भी जो आप देश ये देख रहे हैं, इन सभी देशों में बहुत ही बड़े स्तर पर कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन चली
चली थी, जो कि बहुत लंबे टाइम तक चली थी। हालांकि इन सभी देशों में भी बहुत ज़्यादा ये बाद में आगे बढ़ गए, क्योंकि ये जो इलाका था यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऑयल रिजर्व देखा गया और बाहर के जो भी देश थे वो लोग यहाँ पर आते थे कब्जा वगैरह करने के लिए। खैर ये अलग बातें हैं। तो ये हो जाएगा आपका भाई कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन जोन। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं भारत और जो फॉर्मर कम्युनिस्ट कंट्री है उसके बीच के रिलेशन की। तो भाई इंडिया और जो सोवियत संघ है, अब तो रहा नहीं सोवियत संघ, 1971 में इनके बीच में एक बहुत बड़ी संधि हुई थी। 1920 वर्षीय संधि हुई थी, मतलब कि 20 सालों के लिए उन्होंने संधि करी थी 1971 से। और ठीक सोचिए कि 20 साल के लिए उन्होंने संधि करी 91 तक की, और ठीक उसके बाद देश वो ख़त्म भी हो गया। तो इनके बीच का जो वो था संबंध थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बताए जाते हैं। जो पूरा का पूरा रशिया है वो हमारे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, एक तरीके से समझिए। जो इंडिया है रशिया के वेपन्स वगैरह खरीदता है, साथ में इम्पोर्ट ऑयल फ्रॉम रशिया एंड कोलैबोरेट इन न्यूक्लियर एंड स्पेस प्रोग्राम। और साथ में हमारा जो इंपोर्ट वगैरह है वो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान में भी देखने को मिलता है। साथ में जो ब्रिक्स है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनका अपना एक समिट भी है, जिसके में जो रशिया है, चाइना है, इंडिया है, ये सब आपस में मिले हुए हैं। तो ये जितनी भी कंट्री है, इन सभी कंट्री से भारत का जो संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बताया जाता है। और रशिया से हमारा संबंध काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बताया जाता है, यानी कि एक तरफ अमेरिका हो और एक तरफ रशिया हो तो नॉर्मल सी बात है, इंडिया जो है वो रशिया के साथ जाना पसंद करता है। ओके, तो यही था आपका पूरा का पूरा चैप्टर। इसके बाद भी कुछ है क्या? नहीं, इसके बाद कुछ नहीं है। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, और जो चीज़ें नहीं समझ आई होंगी इसका जब मैं MCQ लेकर के आऊँगा तो उसमें कुछ चीज़ें मैं आपको और थोड़ी सी बता दूंगा। फिलहाल ये चैप्टर जो था आपका वो इतना ही है। ओके, और धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो नॉर्मल सी बात है कि मैं भी आपके लिए वीडियोस वगैरह लाते रहूँगा। और साथ में अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट amreshacademy.in पर जाकर देख सकते हैं, और साथ में चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नहीं भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई टेंशन वाली। खैर मिलता हूँ मैं आपसे अगले चैप्टर के लिए। साथ में आप मुझे अपना वैल्यूएबल कॉमेंट लिख सकते हैं। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत रहती है तो मैं आपको उसका जवाब देने को रेडी रहूँगा। खैर चलिए, बाय बाय, सी यू, टाटा।